हेलो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। ए रेक्टेंगुलर बीम इज 20 सेंटीमीटर वाइड, मतलब बी का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, एमएम में चेंज करेंगे 200 mm, एंड 40 सेंटीमीटर डीप अप टू द सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब ये इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू 40 सेंटीमीटर गिवन है और इसको हम लोग 400 mm में, मतलब सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर लिया तो 400 mm आ गया 10 का मल्टीप्लाई करके। फाइंड द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, AST का वैल्यू पता करना है। इफ़ इट हैज़ टू रेजिस्ट अ मोमेंट ऑफ 25 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, ये जो मोमेंट है ये देखिए अल्टीमेट मोमेंट नहीं है, टू रेजिस्ट अ मोमेंट है, अल्टीमेट मोमेंट नहीं है। यूज़ M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, मतलब FCK इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए FCK, Fy, D और B ये हमें पता है। M का वैल्यू जो गिवन है वो अल्टीमेट नहीं है, वो क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट, गिवन बेंडिंग मोमेंट है, और AST का वैल्यू आपको पता करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर वर्किंग लोड वगैरह गिवन है या एक्चुअल मोमेंट गिवन है तो पहले उसे हमें फैक्टर्ड में चेंज करना होता है। तो फैक्टर्ड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1.5 का मल्टीप्लाई करना होता है। लोड को भी अगर फैक्टर्ड में चेंज करना है तो 1.5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी इस मोमेंट को अल्टीमेट मोमेंट में चेंज करने के लिए, यानी फैक्टर्ड में चेंज करने के लिए हमें 1.5 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो वैल्यू हमें क्या मिली 37.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। किलोमीटर में भी गिवन है तो उसको न्यूटन mm में चेंज कर दिया। अब ये mu का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जब कभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है तो हमें ये पता करना होता है कि सेक्शन आपका बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। लेकिन जब आपके पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं होता, यानी देखिए ये टाइप ऑफ सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको XU और XU मैक्स का वैल्यू पता होना चाहिए, और XU का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको AST का वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको AST नहीं पता है तो आप टाइप ऑफ सेक्शन पता नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो जब ऐसा तो होता है कि कोई ऐसा अननोन होता है जो बेसिक होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग उस सेक्शन को बैलेंस सेक्शन मानकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तब तो आप लोग टाइप ऑफ सेक्शन देखेंगे कि कौन सा सेक्शन बन रहा है वो। लेकिन अगर आपसे AST पूछा गया है या हो सकता है कभी इफेक्टिव डेप्थ पूछा गया है, ऐसा कुछ पूछा गया है, तो आप बैलेंस सेक्शन मानकर सॉल्व करेंगे उसको। तो यहाँ पर हमने सेक्शन को बैलेंस सेक्शन माना, ये हमेशा के लिए है, ऐसा कुछ नहीं कि LSM में ही है, WSM में भी हमने काम पहले किया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ये फॉर्मूला भी आपने डिराइव किया था, ठीक है। उसको जब सिंप्लीफाई किया था तब ये फॉर्मूला डिराइव होकर आया था। तो देखिए इसमें AST अननोन है, B का वैल्यू गिवन है 200, D का वैल्यू गिवन है 400, FCK का वैल्यू गिवन है 20, Fy का वैल्यू है 415, D का वैल्यू है 400, AST का वैल्यू पता करना है, Fy है 415। तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक AST ही अननोन है, और AST जब आप सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि AST जो है वो AST का स्क्वायर एक इक्वेशन बन के मिल रहा है। तो आप चाहें तो आप इसको आप लोग डायरेक्टली इसका आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो अगर कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली इसका इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको, या तो श्रीधराचार्य सूत्र का यूज़ करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 अगर है तो X का वैल्यू दो वैल्यूज़ मिलेंगी, माइनस का B प्लस माइनस रूट B स्क्वायर माइनस का 4AC डिवाइड बाई 2A, इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन का यूज़ करके, जो आप कैलकुलेटर में जो इक्वेशन यूज़ करने का होता है उससे यूज़ करके मैंने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट की। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हो सकता है एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव मिले, तो
तो निगेटिव वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली निगलेक्ट कर देते हैं, उसमें इजी होता है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, आपको पॉजिटिव मिले, तो वो तो कॉन्सेप्ट हट ही गया कि अगर निगेटिव है तो निगेटिव को हटा दो, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लो। तो जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो आपको दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से एक्चुअली में कौन सा वैल्यू है जो सही रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हम लोग पहले AST2 के लिए चेक कर लेते हैं। AST2 के लिए हमने चेक किया, तो देखिए ये वाला AST, अभी हम लोग इसको AST मानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने इसको क्या माना, हमने इसको बैलेंस सेक्शन मान के सॉल्व किया है। तो अगर हम XU कैलकुलेट करें इस AST के साथ और XU मैक्स कैलकुलेट करें, और अगर हमारा XU मैक्स के बराबर या उससे कम आ जाता है तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा XU ज़्यादा आता है XU मैक्स से, तो मतलब कि हमने जो एजम्पशन लिया कि हमारा सेक्शन आपका बैलेंस सेक्शन है, तो वो एजम्पशन गलत हो जाता है और हम फिर रीडिज़ाइन करते हैं, मतलब फिर से हम लोग चेक करते हैं, दूसरे जो आंसर आया उसके लिए चेक करते हैं। तो देखिए AST ये माना, न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू, इस AST के साथ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आया 70.203, और Fe415 है तो XU मैक्स का वैल्यू भी क्या आ गया 0.48 ऑफ D, तो वैल्यू आ गया 192। तो देखिए XU का वैल्यू कम है, XU मैक्स का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। तो मतलब ठीक है, हमने बैलेंस सेक्शन मान के सॉल्व किया था, अंडर रेनफोर्स सेक्शन आया है मीन्स ओके है, ठीक है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन आता तब प्रॉब्लम होती। तो मीन्स ये AST2 तो सही रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम फिर भी AST1 के लिए भी चेक करेंगे। वैसे तो देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप बिना चेक किए भी निकाल सकते हैं कि AST कौन सा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी चूँकि लर्निंग प्रोसेस में हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि AST1 के लिए क्या डिफ़िकल्टी है, AST1 सही है कि नहीं है। AST2 तो ओके है, नो प्रॉब्लम, लेकिन AST1 के लिए भी चेक करना होगा। तो हम लोग AST1 को लेकर सॉल्व करते हैं। AST1 को लेकर फिर से वही प्रोसेस होगा, हम लोग XU निकालेंगे, XU मैक्स तो सेम ही रहेगा, XU निकाल लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए XU कैलकुलेट किया हमने इस AST के साथ, तो वैल्यू आया ये 896.37 आया। देखिए पहली बात तो ये जो XU आया है वो XU लिमिटिंग से ज़्यादा है, 192 से ज़्यादा है, तो मतलब सीधी बात है ये हमारा आंसर सही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये D से ही ज़्यादा है, ठीक है, आपका टोटल डेप्थ से भी ज़्यादा ही है। तो मतलब ये जो रिज़ल्ट आपका रिप्रेजेंट हो रहा है इस AST1 की वजह से वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग रिजेक्ट करेंगे, ठीक। तो हमारा जो आंसर हुआ फाइनली वो ये हुआ 279.996 mm²। हो सकता है इस अभी तो नहीं इसमें बोला गया, लेकिन हो सकता है आपको इसका डिटेलिंग डायग्राम बनाने को बोल दिया जाए। तो जब डिटेलिंग डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा तो सीधी बात है आपको क्या करना है, डाया ऑफ बार सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 12 mm डाया बार सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर दिस AST डिवाइड बाई दिस AST करेंगे तो आपको नंबर ऑफ बार्स का वैल्यू मिलेगा। नंबर ऑफ बार्स का वैल्यू जो भी आता है उसको उसकी हायर वैल्यू से रिप्लेस कर देते, मतलब सपोज मान लीजिए 5.1 आया तो इसको आप रखेंगे 6 बार्स ऑफ इतना mm डाया बार्स। और फिर आप इसका डिटेलिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये है ऐसा बनेगा, B और D की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करिए, मान लीजिए 4 बार्स आया तो 4 बार्स बनाइए, उनका डाया लिखिए, न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट कीजिए, B और D का वैल्यू रिप्रेजेंट कीजिए। ये आपका डिटेलिंग डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर बेंडिंग जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग इसके आगे सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।